हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको महाद्वीप और महासागर नितल बेसिन जो होता है उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत बता रहा था और उसी सीरीज में हम अब आगे का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप और महासागर हमारी प्राथमिक संरचनाएं हैं, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं। और उन प्राथमिक संरचनाओं की उत्पत्ति जो है उसमें जो बेसिन बना, मतलब उनकी जो तली बनी, नितल बना, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो प्राथमिक संरचना महाद्वीप महासागरों के लिए हमने 4 सिद्धांत आपको मुख्यतः बताए थे, ठीक है। कौन सा बताया था? लॉर्ड कैल्विन का बता दिया है, लेपवर्थ लव का बता दिया है मैंने आपको, इसके अलावा लोथियन ग्रीन का बता दिया, चतुष्फलकीय जो सिद्धांत था, और एब्बी टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया। अब इसी क्रम में हम नया जो हमारा 5वां जो सिद्धांत है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लेके चलेंगे। तो आज का वीडियो हमारा है इसी सीरीज में 5वां जो हमारा सिद्धांत है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर महोदय जो थे, उन्होंने कैसे महाद्वीपों की स्थिरता को गलत प्रमाणित करने के लिए यह सिद्धांत दिया। चलिए, तो समय गवाए बिना शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात बताते हैं हम अल्फ्रेड वेगनर महोदय की। अल्फ्रेड वेगनर महोदय कौन थे? देखिए, अल्फ्रेड वेगनर महोदय जो थे वो एक जलवायु विज्ञानी थे। क्या थे? क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये क्या थे? क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इन्होंने 1912 में अपनी यह थ्योरी दी थी, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या विस्थापन सिद्धांत दिया, ठीक है। तो 1912 में इन्होंने दिया और 1915 और 1920 में इन्होंने इसको क्या किया था, और ज्यादा विस्तृत डिटेल में बताया था, और 1920 में यह प्रकाशित हुई थी इनकी थ्योरी, ठीक है। तो मैंने बताया कि क्या थे? जलवायु विज्ञानी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। तो इनकी जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी गई, उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। क्या? कि पहली बात तो ये कि किसी भी सिद्धांत को देने के पीछे इनका एम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम एम क्या था इस सिद्धांत को देने के पीछे। क्योंकि ये जलवायु विज्ञानी थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो हमारे जो पूरा जो जलवायु रही है, हमारी जो पेलियो क्लाइमेटोलॉजी रही है, उसके बारे में ध्यान में ये जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। मतलब हमारी जो पूरा जलवायु है, पूरा जलवायु और उसमें हुए परिवर्तन, उसको ये जानना चाहते थे, एवं उसमें हुए परिवर्तन, इसके बारे में जानकारी चाहते थे कि कैसे हमारी क्लाइमेट जो है, पहले हमारी पृथ्वी पर कैसे क्लाइमेट था, कैसा जलवायु थी, और कैसा हमारा क्लाइमेट आज परिवर्तित होते हुए वर्तमान में बना। दूसरा ये क्या चाहते थे? इनका जो मेन जो मोटिव था वो तो पूरा जलवायु को था, ठीक है। दूसरा इनका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि ये चाहते थे कि जो महाद्वीप और महासागर जो हैं, उनका आज तक ये बताया गया है कि ये स्थिर हैं, जहां बने थे आज वहीं हैं। इस चीज को गलत साबित करना चाहते थे। ये प्रमाणित करना चाहते थे कि महाद्वीप महासागर स्थिर नहीं है और इनमें गति होती है, ठीक है। तो ये महाद्वीपों के और महासागरों की गति का जो, स्थिरता का जो सिद्धांत था, उनको गलत साबित करना चाहते थे। महाद्वीप महासागर स्थिरता सिद्धांत जो थे हमने पहले दिए, किन किन महोदय ने दिए? लेपवर्थ लव का देख लिया हमने, लॉर्ड कैल्विन का पढ़ा था, ठीक है। तो ये महाद्वीप और महासागर की स्थिरता की व्याख्या करके और उनको गलत साबित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये दिया। क्या? अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने सिद्धांत दिया हमारा, कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये इनका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के लिए इन्होंने, देखिए, जब कोई उद्देश्य दिया जाएगा तो उस उद्देश्य को देने के पीछे जो है, हमको इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑब्जर्वेशन होगी कि इनको ऐसा लगा कि महाद्वीप विस्थापित हुए हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसमें कोयले के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? पूरा बर्फ से ढका हुआ है आज, और बर्फ से ढका हुआ है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम आज की स्थिति में कि वहां बहुत ज्यादा वनस्पति रही होगी? वहां तो वनस्पति है नहीं, वहां तो लाइकेन, मॉस, थोड़ा बहुत वो मिलता है। तो जब वनस्पति नहीं थी, और वनस्पति से ही तो क्या बनता है? कोयला। कोयला कैसे बनता है? पृथ्वी की जो सेल हैं, चट्टान हैं, उनके नीचे जो हमारी वनस्पति नष्ट होकर के हमारी जो प्लांट्स जो हैं, जो हमारे फ्लोरा हैं, वो नीचे जा करके दब जाते हैं।
और उष्ण और आर्द्र जलवायु, जो सबसे ज्यादा इनकी जलवायु जो है क्या होती है, सुगम जलवायु होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु जो है उसमें इससे क्या, वनस्पति से कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने देखा कि अंटार्कटिका में भी हमारे क्या मिल रहा है, अंटार्कटिका में मिल रहा है हमारे कोयला। दूसरा, तो पहला तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन थी इनकी कि इन्होंने दिया कि भैया अंटार्कटिका में कोयला मिल रहा है। दूसरा इन्होंने देखा कि हमारे जो महाद्वीप हैं आज के, जैसे हैं हमारा दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका तो चलो है ही, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत है, इन सब में भी हिमानीकरण के अवशेष प्राप्त होते हैं। मगर मतलब कभी ये हिम यानी बर्फ के नीचे ढके रहे होंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं टिलाइट निक्षेप। ठीक है, टिलाइट निक्षेप, टिलाइट निक्षेप जो थे वो कहां मिल रहे थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय जो भारत है वहां पे, और इसके अलावा कहां मिल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में। तो इन्होंने देखा कि कभी तो है जो हिम के नीचे रहे होंगे, किसी ग्लेशिएशन की एज से गुजरे होंगे। ठीक है, और वो आज की परिस्थिति में तो संभव नहीं है। यानी क्या हुआ कि ये कभी तो इनका टिलाइट निक्षेप इनमें जो बना है उसका लिए कोई हिमानीकरण जिम्मेदार होगा। हिमानीकरण क्या है, जो हमारी बर्फ पिघल के जब क्या होती है, पिघल के जब अपर्दन करती है, अपर्दन करके जब उस अपर्दित पदार्थ का कहीं निक्षेपण करती है तो टिलाइट निक्षेप बनते हैं। और ये टिलाइट निक्षेप किससे बनते हैं, हिमानीकरण से। आगे के जो हम चैप्टर लेंगे उनमें हमको पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा इन्होंने देखा कि हमारा जो थारका मरुस्थल है, ठीक है, थारका मरुस्थल कहाँ है, हमारे राजस्थान में। तो थारका मरुस्थल जो है यहां पे भी हिमानीकरण के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। थार मरुस्थल में हिमानीकरण के प्रमाण मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आज रेगिस्तान है वो पहले कभी बर्फ के नीचे ढका रहा होगा। तो ये इनकी तीन ऑब्जर्वेशन, बड़ी ऑब्जर्वेशन थी कि भाई अंटार्कटिका में कोयला क्यों मिला, और यहाँ पे प्लेसर ये जो टिलाइट निक्षेप क्यों मिले, और थार मरुस्थल में हिमानीकरण क्यों मिला। तो इस आधार पे इन्होंने क्या किया, इस आधार पे इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए इन्होंने दो संभावनाएं दी। क्या दी, दो संभावनाएं दी। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने दो संभावनाएं दी। क्या संभावनाएं दे सकते हैं, पहली संभावना इन्होंने दी कि या तो ये हो सकता है कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो स्थिर रहे। ठीक है, जो महाद्वीप हमारे पहले थे वो कह रहे स्थिर रहे, और जो हमारे जलवायु कटिबंध होते हैं, जो हमारे क्लाइमेट जोन होते हैं, जलवायु कटिबंध कौन से होते हैं, जैसे हमने देखा विषुवतीय जलवायु होती है, उष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, उपोष्ण होता है। फिर उससे अपन नॉर्थ में चलते हैं या साउथ में, दोनों तरफ देखते हैं तो क्या होता है, उपोष्ण के बाद शीतोष्ण कटिबंध होता है। फिर हमारी टुंड्रा जलवायु आ जाती है, ध्रुवीय जलवायु आ जाती है। तो इन कटिबंधों का या तो क्या हुआ होगा, ऊपर नीचे हुए होंगे, इनकी शिफ्टिंग हुई, महाद्वीप जहां थे वहां के वहीं रहे और कटिबंध ट्रांसफर हुए। इससे क्या हुआ कि जहां आज उष्ण जलवायु है वो वहां कभी शीत जलवायु रही होगी, जहां आज क्या है शुष्क जलवायु है जैसे मरुस्थल है वहां कभी आर्द्र जलवायु रही होगी। यानी कि कटिबंधों के ट्रांसफर से हमारे महाद्वीप जो हैं उन पे अलग अलग जलवायु हुई। मगर देखिए क्या है कि ऐसे प्रमाण हमें मिलते नहीं हैं कि हमारे कटिबंधों का ट्रांसफर हुआ हो, कटिबंध जो है विस्थापित हुए हों, ऐसा प्रमाण कहीं दिखाई नहीं देता। तो इस आधार पे इनकी जो पहली संभावना थी कटिबंध जो थे, कटिबंध गति, कटिबंध विस्थापन, वो क्या होती है, पहली संभावना इन्होंने त्याग दी, भाई ऐसा तो प्रमाण दिखता नहीं। दूसरी संभावना क्या बन सकती है, दूसरी बन सकती है कि कटिबंध तो स्थिर थे। ठीक है, जहां आज हमारे उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है, ध्रुवीय है, तो ये जो कटिबंध जो हैं हमारे आज जहां हैं वहीं थे। मगर हमारे जो महाद्वीप जो है उन महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा था। कंटिनेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। इसलिए कभी कोई महाद्वीप, जैसे हम इंडिया को ही ले लें, ठीक है, इंडिया तो हमारा देश है, इसी
महाद्वीप लें, चलो अफ्रीका को ले लें या दक्षिण अमेरिका को ले लें, तो कभी ये महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका जैसे है तो वो कभी कहाँ रहा होगा, ऐसे कटिबंध में रहा होगा जहां बहुत ज्यादा उष्ण जलवायु होगी, और ऐसे कटिबंध में भी रहा होगा जब बहुत ज्यादा शीत जलवायु होगी। यानी कि ये कभी हो सकता है कि हमारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये कहाँ रहे हों, ध्रुवों पे रहे हों, और इसीलिए इनमें हिमानीकरण के निक्षेप मिलते हैं और वहां से ये ड्रिफ्ट करके, विस्थापन करके और आज की स्थिति में आ गए हैं। तो ये दो इनकी ऑब्जर्वेशन थी। ये क्या थी, दो इन्होंने इसके लिए क्या निकाले, इनके एक तरीके से इससे इन्होंने सिद्धांत जो है उसको देने की संभावनाएं तलाशी। अब इन दोनों संभावनाओं को लेते हुए, ठीक है, इन दोनों संभावनाओं को लेते हुए इन्होंने एक जो सिद्धांत था उसकी रूपरेखा तैयार की। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धांत की रूपरेखा जो तैयार की वो इन संभावनाओं और इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ली। पहले तो ऑब्जर्वेशन किया और उसके आधार पे दो संभावना निकाली, जिसमें दूसरी संभावना को इन्होंने क्या माना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना कि भैया महासागर जो महाद्वीप जो है वो ही गति कर रहे हैं, जलवायु कटिबंध गति नहीं कर रहे हैं। तो अब इनका हम लेते हैं सिद्धांत। तो हम देखते हैं सिद्धांत की रूपरेखा। ठीक है, तो सिद्धांत की हम रूपरेखा देखें, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है किसकी, इनका जो सिद्धांत जो था, हाइपोथेसिस जो थी या जो थी, उसका इन्होंने जो सिद्धांत का प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, जिसकी रूपरेखा इन्होंने क्या बनाई। देखिए क्या किया इन्होंने कहा, इन्होंने शुरुआत कहां से ली, इन्होंने शुरुआत ली कार्बोनीफेरस काल से। और कार्बोनीफेरस काल कब आता है हमारा, कार्बोनीफेरस आता है हमारे पैलियोजोइक जो हमारा था, उस पैलियोजोइक एरा से निकल के आता है कार्बोनीफेरस पीरियड। कौन सा, सबसे पहले क्या आते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस 5वें नंबर पे, उसके बाद आता है पर्मियन। तो इन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस जो काल था उसमें पूरा जो लैंडमास था, मतलब पूरा जो स्थल भाग था, एक तो जल और एक स्थल, तो जो स्थल भाग था वो सारा एक जगह आके एकत्रित हो गया था। ठीक है, और एक जगह जो एकत्रित हो गया था उस पूरे स्थल भाग को इन्होंने नाम दिया क्या, पैंजिया, जैसे ये। और वो पैंजिया जो है वो ध्रुवों से लेकर के ध्रुवों तक, मतलब ध्रुव से लेकर ध्रुव तक, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी की जो एक सतह है उसमें फैला हुआ था उत्तर से दक्षिण तक। तो उस पैंजिया का निर्माण जो है वो कब हो चुका था, उन्होंने कहा कार्बोनीफेरस में। अब पैंजिया जैसे ये हमारा क्या है, पूरा पैंजिया है। क्या है दोस्तों, ये हमारा पैंजिया है। और एक कब बना, हमारा कार्बोनीफेरस में बन चुका था। और कार्बोनीफेरस पीरियड कब आता है, हमारे 30 करोड़ वर्ष से पूर्व, यानी 29.9 करोड़ वर्ष से पूर्व क्या आता है हमारा, कार्बोनीफेरस, ये सॉरी हाँ कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस में पैंजिया बना। अब पैंजिया का इन्होंने बताया पैंजिया, पैंजिया को देखो नाम से ही पता चल रहा है, पैन का मतलब होता है होल, मतलब कंप्लीट, और जिया जियो से बना है, और जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, मतलब कंप्लीट अर्थ, पूर्ण धरती, कंप्लीट अर्थ। तो पैंजिया का मतलब हुआ कंप्लीट अर्थ, संपूर्ण धरती। तो पैंजिया ऐसे निकला, मतलब पूरा जो हमारा स्थल भाग था वो पैंजिया था, और उसके चारों ओर एक बड़ा ही सागर था, उसका नाम दिया इन्होंने पैंथालासा। क्या दिया, पैंथालासा। ये पूरा का जो पूरा हमारा जो ये पूरा जो हमारा है, ये पूरा क्या था, पैंथालासा था, ये पूरा पैंथालासा था। ठीक है, और इन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस काल में पैंजिया और पैंथालासा दो ही चीजें थी। ठीक है, उसके बाद 30 करोड़ वर्ष बाद जब हमारा पर्मियन पीरियड आता है, तो पर्मियन पीरियड तक आते आते पैंजिया में क्या होता है, दरार उत्पन्न हो जाती है, मगर सेपरेशन नहीं होता, अलग अलग विखंडन नहीं होता। अब देखिए पैंजिया के पार्ट कौन कौन से थे, पैंजिया के पार्ट देखिए, ये जो उत्तर की ओर जो वाला पार्ट है इसको दिया उन्होंने नाम लॉरेंशिया। क्या था, लॉरेंशिया। और जो दक्षिणी भाग था वो था क्या, गोंडवाना। अब लॉरेंशिया और गोंडवाना में क्या क्या थे, लॉरेंशिया में क्या क्या शामिल था, लॉरेंशिया में देखिए ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और यूरोप और एशिया, ये इसमें शामिल था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया किसमें था, लॉरेंशिया में। गोंडवाना में कौन कौन सा था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, जो पूरा भारत जो है वो, और क्या अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या थे, गोंडवाना के पार्ट थे।
ठीक है। अब क्या होता है पर्मियन पीरियड, लगभग पर्मियन पीरियड कब हम मानते हैं, पर्मियन पीरियड को लेते हैं हम 29.9 से और 25.2, मतलब 25 करोड़ वर्ष के आसपास इन्होंने बताया कार्बोनिफरस पीरियड में पूरा पृथ्वी जो थी, पूरा जो स्थल भाग था, सॉरी पृथ्वी नहीं, पूरा स्थल भाग क्या था, एक पेंजिया के रूप में था। पर्मियन पीरियड तक आते आते इनमें कार्बन क्या था, दरार उत्पन्न हो गई, और परंतु इनका सेपरेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये होता है 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, ट्रियासिक जो पीरियड आता है हमारा, मेसोजोइक जो हमारा एरा है, मेसोजोइक कल्प जो है, मध्यजीवी कल्प जो है, उसका हमारा जो पहला पीरियड आता है वो आता है ट्रियासिक। और ट्रियासिक कब स्टार्ट होता है हमारा, लगभग 25 करोड़ वर्ष, 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व से और 20.1 करोड़ वर्ष पूर्व तक। यानी कि जो हमारा ट्रियासिक पीरियड है, उस ट्रियासिक पीरियड के आते आते क्या हुआ कि इसमें विस्थापन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात आती है कि इसमें विस्थापन, इनमें जो हमारा पेंजिया है इसमें विखंडन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब विखंडन कैसे हुआ, बात ये आती है कि इसका जो विखंडन है वो कैसे हुआ। देखिए क्या था कि हमारा जो पेंजिया जो था उसके लिए इन्होंने 3 परतें बताई। क्या क्या बताई, पेंजिया के बताया इन्होंने कि पेंजिया जो बना हुआ था उसकी 3 परतें थी। एक तो थी सियाल, ठीक है, एक थी सीमा इससे नीचे, और इससे नीचे थी निफे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इन्होंने कहा ऊपरी परत तो सियाल थी, उससे नीचे सीमा थी, और उससे नीचे निफे थी। निफे मतलब निकिल और फेरियम, सीमा मतलब सिलिका इंकन और मैग्नीशियम, और सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ये 3 परतें थी किसकी, पेंजिया की। मगर जो पैंथालासा जो था, वो पैंथालासा क्या था, सागर था। और पैंथालासा जो सागर था उसमें सियाल एब्सेंट थी। क्या थी, सियाल एब्सेंट थी, सिर्फ क्या थी, सीमा और निफे थी। ये किसने कहा, वैगनर महोदय ने, कि पेंजिया जो था वो किससे बना था, सियाल, सीमा और निफे से। और जो पैंथालासा था वो सिर्फ बना था सीमा और निफे से, उसमें सियाल नहीं थी। और जो हमारा जो पेंजिया था, ये पूरा जो पेंजिया है ये पैंथालासा की सीमा के ऊपर तैर रहा है निर्बाध रूप से। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन पेंजिया इज फ्लोटिंग ओवर द पैंथालासा। ठीक है, तो ये निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रहा है, गतिमान है। अब देखिए, चूंकि ये निर्बाध रूप से गतिमान है और हम कह रहे हैं कि ट्रियासिक पीरियड आते आते पेंजिया में विखंडन हो गया, और क्या हुआ, लॉरेंशिया और गोंडवाना अलग अलग होने लगे। तो लॉरेंशिया और गोंडवाना अलग क्यों होने लगे, अब इसके पीछे देखिए, कोई चीज अगर स्थिर अवस्था में है, न्यूटन का नियम है, तो कोई भी चीज अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, और अगर कोई गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, तो कोई तो फोर्स चाहिए ना जिससे हम पेंजिया और का विखंडन कर सके, लॉरेंशिया और गोंडवाना को अलग कर सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने 2 मेन इंपॉर्टेंट क्या दिए, बल बताए कि इन बलों के कारण पेंजिया में क्या हुआ, विखंडन हुआ। ठीक है, तो इन्होंने पहला क्या बल बताया, इन्होंने पहला बल बताया कि गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ क्या था, उत्प्लावन बल, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स Fg और Fb बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो बॉयंसी उत्प्लावन, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का आकर्षण बल है, और उत्प्लावन बल क्या होता है, जब हम कहते हैं किसी तरल के अंदर, जैसे ये हमारा तरल है, इसके अंदर हम कोई चीज को, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं, तो इसके भार जो है उससे इसके नीचे पानी पे क्या लग रहा होता है, एक दाब लग रहा होता है, और ये क्या है, क्रिया है, और इसकी प्रतिक्रिया में उतना ही फोर्स जो है वो कौन लगा रहा होता है, पानी वस्तु पे लगा रहा होता है, और जिससे ये वस्तु कंटिन्यू तैरती रहती है, फ्लो करती रहती है। ये हमारा उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या है, जल द्वारा वस्तु पे लगाया गया बल। तो ये उत्प्लावन बल था। तो इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल के प्रभाव में हमारा पेंजिया जो है वो पैंथालासा पे, यानी हमारा पेंजिया सीमा के ऊपर, सियाल सीमा के ऊपर निर्बाध रूप से तैर रहा था। भाई सीमा तो दोनों में थी, पर सियाल किस में थी, महाद्वीप में, और सीमा के ऊपर सियाल तैर रही थी निर्बाध रूप से। ठीक है, तो एक तो इन्होंने कहा, मगर ठीक है, दूसरा इन्होंने जो बल दिया
ठीक है। दूसरा बल दिया इन्होंने ज्वारीय बल, किसका? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से, सूर्य प्लस चंद्रमा का आकर्षण बल, जिसको बोला गया ज्वारीय बल, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। देखिए आज भी सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल काम करता है, हम ज्वार भाटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्वारीय बल कहा, तो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल था, ठीक है। तो इन दो बलों के प्रभाव में गोंडवाना जो है उसमें विखंडन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो इन्होंने दो बलों को बताया कि एक तो ज्वारीय बल था हमारा, एक तो गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल था, और दूसरा हमारा था ज्वारीय बल। अब देखिए ज्वारीय बल की हम बात करें और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो इन्होंने बताया कि इस गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल और साथ में ज्वारीय बल के प्रभाव में पेंजिया में दो प्रकार की गति हुई। पहली गति क्या हुई? पहली गति इनकी हुई कि ये किसकी तरफ गति करने लगे? विषुवत रेखा की ओर गति प्रारंभ हुई। पेंजिया के जो भाग ऐसे थे उनमें विषुवत रेखा की ओर गति प्रारंभ हुई, ठीक है। दूसरी गति इन्होंने बताई कि पेंजिया के जो भाग लॉरेंशिया और गोंडवाना टूटे उनमें पश्चिम की ओर गति प्रारंभ हुई, ठीक है। पश्चिम की ओर गति प्रारंभ हुई और भूमध्य रेखा की ओर गति प्रारंभ हुई, विषुवत रेखा की ओर प्रारंभ हुई, ठीक है। ये हमारा देखिए जब हमारा ट्रायसिक पीरियड आया था, देखिए यहाँ पे ये जो छोटा सा संकीर्ण जो सागर है ये हमारे पर्मियन पीरियड में भी था। इसको नाम दिया जाता है हमारा टेथीज ओशियन। टेथीज ओशियन ये हमारा क्या है? टेथीज। तो पर्मियन पीरियड के बाद इन्होंने कहा कि जब ट्रायसिक पीरियड आया, गोंडवाना और लॉरेंशिया अलग हुए, तब टेथीज जो था ओशियन वो और ज्यादा बड़ा होने लगा, ठीक है। और गोंडवाना लॉरेंशिया अलग होने पे जुरासिक पीरियड तक आते आते क्या हुआ? जुरासिक पीरियड तक आते आते हमारा जो गोंडवाना जो था उसमें भी विखंडन हुआ और लॉरेंशिया में भी विखंडन हुआ, ठीक है। गोंडवाना भी टूटा और लॉरेंशिया भी टूटा। अब बात यह आती है कि जब देखिए ऊपर की तरफ देखिए पूरा ध्रुव पे है और ध्रुव से चीजें विषुवत रेखा की ओर हमारे महाद्वीप आ रहे हैं, ये यहाँ पे ध्रुव खाली हो रहे हैं, ये ध्रुव खाली होते जा रहे हैं, मतलब हमारा नॉर्थ पोल जो ये नॉर्थ पोल है ये फ्री होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इनकी गति किसकी तरफ हो रही है? विषुवत रेखा की ओर गति हो रही है। अब ये गति विषुवत रेखा की ओर क्यों थी? भाई गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावन बल जो है वो तो कहीं भी भेज सकते थे पेंजिया को, पर इनके पेंजिया के जो टूटे हुए भाग थे ये विषुवत की ओर ही क्यों आ रहे थे? इसके पीछे इन्होंने कारण दिया। क्या कारण दिया इन्होंने? कि आपने थोड़ा फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको मैं एक बताता हूं कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल, हमारी पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर थी वो ऐसी थी, क्या थी? हमारी पृथ्वी देखिए गोल नहीं है, पूरी तरह अंडाकार है, ठीक है, अंडाकार है। तो इस अंडाकार की वजह से, ठीक है, जियोइड जिसे बोलते हैं, भूआब आकृति, जियोइड जो शेप है हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड। तो जो भूआब आकृति है इसकी वजह से क्या था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल था, देखिए कोई चीज अपन ऊपर उछालेंगे और वापस नीचे आएगी, तो वो कैसे आएगी? सीधी रेखा में आएगी। ऊपर उछाला तो सीधी रेखा में नीचे आएगी। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये मान ली हमारे क्या थे? कॉन्टिनेंट थे हमारे। तो इन कॉन्टिनेंट में क्या होना चाहिए था कि गुरुत्वाकर्षण बल को सीधा ऐसे लगना चाहिए था। कैसे लगना चाहिए था? नीचे की तरफ, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा लगना चाहिए था? सीधा नीचे की तरफ लगना चाहिए था, Fg। और उत्प्लावन बल को कैसा लगना चाहिए था? सीधा ऊपर की तरफ लगना चाहिए था, Fb, बॉयंसी का। मगर ऐसा ना लग के उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अंडाकार आकृति के प्रभाव में थोड़े कैसे लग रहे थे? तिरछे लग रहे थे, बिल्कुल सीधी रेखा में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से बॉयंसी फोर्स और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पा रहे थे। भाई अगर इधर इतना ही बल ऊपर लगा, इतना ही बल नीचे लगा तो वस्तु हिलेगी क्यों? वो तो एक जगह रहेगी। मैं कहूं कोई चीज है, इसको मैं ऊपर से भी उतना ही खींच रहा हूं, नीचे से भी उतना ही खींच रहा हूं, जैसे ये है। अब इसको मैं डस्टर को ऊपर से भी उतना ही खींचता हूं, नीचे से भी उतना ही, तो हिलेगा थोड़ी, ये तो एक पोजीशन में रहेगा। मगर उन्होंने कहा कि उनपे जो बल जो लग रहा था वो अलग अलग दिशाओं में लग रहा था, ठीक है, पूरी तरह एक दूसरे के कैसे विपरीत दिशा में नहीं था। इस वजह से इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था, ठीक है, जो हमारा जो इसका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जिसको हम Fd नाम दें, तो ये क्या हो रहा था? इनका रिजल्टेंट फोर्स विषुवत रेखा की ओर लग रहा था।
आपने थोड़ा फिजिक्स वगैरह पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा कि दो बलों का रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किधर थी, विषुवत रेखा की ओर थी। इसलिए ये सारे के सारे जो हमारे महाद्वीप हैं ये विषुवत रेखा की ओर गति कर रहे थे। ठीक है, ये किसने कहा? अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया, तो इस वजह से महाद्वीपों में विस्थापन हुआ। देखिए जुरासिक पीरियड आते आते मैंने बताया गोंडवाना और लॉरेंशिया जो था उनमें भी विखंडन हो गया। और जुरासिक पीरियड कब आता है हमारा? लगभग आता है 20.1 से, सॉरी यहां लिखने से आपको दिखेगा नहीं, 20.1 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, यानी कि इस बीच के टाइम में पृथ्वी पे महाद्वीप इस तरीके थे। पेंजिया का विखंडन हो चुका था, गोंडवाना लॉरेंशिया विखंडित होने लगे थे। और इसी टाइम क्या होता है दोस्तों, इसी टाइम हमारा जो उत्तरी अमेरिका है उसकी पश्चिम की ओर गति प्रारंभ हो जाती है और दक्षिण अमेरिका की भी पश्चिम की ओर गति प्रारंभ हो जाती है। साथ में इसी टाइम हमारा जो इंडियन प्लेट है, ये देखिए इंडिया है ये, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? मेडागास्कर। इंडिया और मेडागास्कर, ये मेडागास्कर, इंडिया मेडागास्कर जो है वो सेपरेट होते हैं। अफ्रीका और जो हमारा दक्षिण अमेरिका है इनमें भी क्या होता है? साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी विखंडन प्रारंभ होता है। और ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओपन होता है। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ओपन होता है, किसमें? हमारे जुरासिक में। और साथ में नीचे जब इंडियन प्लेट जो है वो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग चली जाती है तो कौन सा महासागर प्रारंभ होता है? हिंद महासागर का निर्माण प्रारंभ होता है। और टेथीज ओशियन जो हमारा ये था, इस टेथीज ओशियन का क्या होने लगता है? संकुचन होने लगता है, ये बंद होने लगता है, क्योंकि इंडियन प्लेट नॉर्थ की साइड मूवमेंट करना प्रारंभ कर रही है लगभग 14 करोड़ वर्ष के आसपास। ये बोला इन्होंने, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब हमारी अलग, मतलब महाद्वीप जो है वो अलग होने लग गई। क्रिटेशियस पीरियड आते आते क्या हुआ कि क्रिटेशियस पीरियड आते आते देखो जो हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका था इनकी पश्चिम की ओर गति जारी रही, और हमारा जो गोंडवाना और लॉरेंशिया के जो पार्ट टूटे थे, जो लॉरेंशिया का और गोंडवाना का पार्ट टूटे थे, इनमें भी गति हुई। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सेपरेट हो गए, ये हमारा साउथ अटलांटिक बन गया, और ये हमारा क्या है? नॉर्थ अटलांटिक बनने लग गया, और ये हमारा हिंद महासागर बड़ा होने लग गया। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड क्या आते आते हैं? क्रिटेशियस पीरियड क्या है? 14.5 से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट जो है वो हमारा उत्तर की ओर इस पोजीशन पे आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया अलग है और अंटार्कटिका अलग है। ये किसने कहा? अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा की तरफ गति क्यों कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कि भाई ये पश्चिम की ओर ही क्यों गति कर रहे थे हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर गति करने के पीछे जो ज्वारीय बल की इन्होंने जो बताया, वो ज्वारीय बल किस तरीके से काम कर रहा था? इन्होंने ये बोला, क्या बोला? देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमने आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो गति है, जो इसका घूर्णन है वो कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो जो हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसके महाद्वीपीय भाग जो हमारा ये जो महाद्वीपीय भाग पेंजिया है, इस पे भी ज्वारीय बल लग रहा है और महासागरों पे भी ज्वारीय बल लग रहा है। किसका? सूर्य का और चंद्रमा का। इस ज्वारीय बल के प्रभाव में क्या है कि जो हमारे पृथ्वी है इस पे एक तरीके से क्या करता है? ये इसके अवरोध का काम करता है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी की गति को थोड़ा अवरोध प्रदान करता है। ये इन्होंने कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने। इस क्रम में क्या हुआ कि जब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही थी, जब पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी गति कर रही थी, आप ऐसे देखिए कि जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, और हमारे ग्लोब में जो पृथ्वी जो है वो कैसे गति कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जब ऐसे गति कर रही है तो इस गति के प्रभाव में क्या है कि इस गति के साथ साथ ये जो हमारे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप जो है इनके ऊपर ज्वारीय बल इतना ज्यादा लगा कि ये उस गति में पृथ्वी के घूर्णन का साथ नहीं दे पाए, और ज्वारीय बल के आकर्षण के कारण ये क्या हुए कि ये हमारे महाद्वीप जो हैं वो पीछे छूटते गए। किधर छूटते गए? पीछे छूटते गए, और इनके पीछे छूटने के कारण जो सागर था वो तो आगे चला गया और महाद्वीप जो थे वो पीछे रह गए, और इसी वजह से हमारा ये जो है क्या बना? इनकी गति पश्चिम की ओर होने लगी। और प्लायोसीन मतलब हमारा जो सिनोजोइक एरा जो है, हमारा सिनोजोइक एरा है, मतलब जो हमारा नूतन जीवी कल्प है, उसके टर्शरी पीरियड का जो हमारा इपॉच है, क्या है?
प्लियोसीन जो इपोच है ये, और ये आते आते क्या सीनोजोइक क्या है, एरा है, टर्शरी पीरियड है, और प्लायोसीन इपोच है, हमारी पृथ्वी आज की पोजीशन में आ चुकी थी। ये देखिए हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है, ठीक है, ये हमारा ये क्या है, अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये हमारा एशिया का पार्ट आ गया, ये हमारा इंडिया आ गया, और यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक है। ये देखिए मेडागास्कर सेपरेट हो चुका है। 8 करोड़ वर्ष के आसपास तक इंडिया और मेडागास्कर साथ थे, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। ये हमारा हिंद महासागर बन चुका है, ये अटलांटिक बन चुका है हमारा, ठीक है, और ये प्रशांत महासागर बन चुका है। अब देखिए उन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारा पर्मियन पीरियड में जो पेंथालासा था वही आज के प्रशांत महासागर जैसा था, बस क्या हुआ कि महाद्वीपों ने उसको घेर लिया और उससे और नए महासागर बन गए, और हमारा पेंथालासा जो है वो क्या था, आज प्रशांत महासागर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए प्रशांत महासागर को आज भी क्या बोलते हैं, आद्य महासागर बोलते हैं। आद्य मतलब पुराना, ठीक है, तो पेलियो ओशन बोलते हैं। और जब हमारे ये सारे कॉन्टिनेंट जब विषुवत रेखा की ओर गति कर रहे थे तो इसकी वजह से हमारे उत्तर की तरफ क्या बन गया दोस्तों, आर्कटिक महासागर बन गया। यहां से ये जगह खाली हुई, स्पेस हुआ, यहाँ पे जल भरा और यहाँ आर्कटिक ओशन बन गया, ठीक है। ये किसने कहा, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय का जो सिद्धांत था इसमें इन्होंने ये बातें कही। अब देखिए मैं आपको अल्फ्रेड वेगनर के जो सिद्धांत था इसके लिए कुछ क्या बताना चाहता हूं कि इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि महाद्वीप जो थे वो विस्थापित हो रहे थे, मगर इनकी मेन पॉइंट क्या था, जलवायु, उसका क्या, उसके लिए इन्होंने क्या कहा, तो इसके लिए इन्होंने 3 चीजों पे बात की। पहली बात की कि कार्बोनिफेरस का हिमानीकरण कैसे था, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि कार्बोनिफेरस हिमानीकरण होने का कारण जो था वो यह था कि हमारे जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो उस स्थिति में नहीं थे जहां आज हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लैंडमास जो था, हमारा जो स्थल भाग था वो इस तरीके से एक तरीके से संयोजित था कि हमारे जो ध्रुव थे वो आज की स्थिति में नहीं थे। देखिए जैसे मैं बताऊं आपको, ये हमारा क्या है, ये जैसे हमारा अफ्रीका है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे जो दक्षिणी ध्रुव था वो अफ्रीका में डरबन के पास, ये अफ्रीका में यहां पे क्या है, डरबन है, ठीक है, डरबन के पास क्या था, हमारा साउथ पोल था। कहां पे था, साउथ पोल हमारा ऑस्ट्रेलिया में, ये सॉरी अफ्रीका में। और ये जगह कौन सी है, ये है डरबन। और डरबन में भी इन्होंने बताया एक जगह है, कौन सी, नटाल, NATAL। तो यहां हमारा साउथ पोल था, ठीक है। और जो देखिए अब साउथ पोल इन्होंने कहां बता दिया कि हिमानीकरण के लिए, कि जो हमारा साउथ पोल है यहां पे हम देखें, इसमें देखें ट्रायसिक फेज में, तो हमारा साउथ पोल लगभग कहां पे था, कार्बोनिफेरस पर, यहां देखिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस जो है पर्मियन में अभी देख रहे हैं, तो यहां कहीं था साउथ पोल, हमारा यहां पे था, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ पोल था वो लगभग 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, और 141 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास कहीं यहां पे था, ये क्या था, नॉर्थ पोल था। और हमारी जो क्या विषुवत रेखा जो जा रही थी, वो विषुवत रेखा उस टाइम कहां से निकल रही थी, विषुवत रेखा निकल रही थी हमारी यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका से होती हुई, ये विषुवत रेखा जा रही थी, उनके अकॉर्डिंग ये बात थी, ठीक है। तो ये कैसे साबित किया इन्होंने, ये इन्होंने बताया कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का कारण बताने के लिए कि हमारे जो पुरातन जो हमारी जलवायु थी उसको प्रभाव इसलिए भी हुआ कि हमारे जो लैंडमास थे वो इस तरीके से फैले हुए थे कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंटिन्यू चेंज होते गए थे। और आज की स्थिति में जो हमारे जो ये देखिए, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है, वैसे पोल नहीं थे और उनकी स्थिति परिवर्तित थी, इसलिए कार्बोनिफेरस हिमानीकरण होना ही था, क्योंकि ध्रुव जो थे हमारे वो ही चेंज थे। अब देखिए ध्रुव अगर हमारा यहां पे है तो ऑब्वियस बात है यहां पे क्या हुआ होगा,
यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हिमानीकरण हुआ होगा। तो कार्बोनिफेरस हिमानीकरण होने का जो प्रमाण दिए वो इसी वजह से दिए। और जो अंटार्कटिका में कोयला मिलता है उसका भी कारण यही था, क्या कि हमारा जो अंटार्कटिका था वो कभी यहाँ पे जलवायु ऐसी रही थी, उष्ण आर्द्र जलवायु रही थी कि यहाँ पे भी हमारे अच्छी वनस्पति हुई और इसी वजह से कोयले का निर्माण हुआ। दूसरा इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि भाई पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ फिर। तो पर्वतों के निर्माण के लिए इन्होंने दो बातें बताई। पर्वतों के निर्माण के लिए इन्होंने क्या बताया कि एक तरफ तो क्या थे, हमारे जो महाद्वीप थे सब किधर गति कर रहे थे, विषुवत रेखा की ओर। तो जब ये विषुवत रेखा की ओर गति करने लगे तो गति करते करते ये पास आए, और पास आने से क्या हुआ, इनके बीच में जो खाली जगह थी क्या थी, टेथीज ओशन। तो जो हमारा टेथीज ओशन था, जो इंडियन प्लेट इधर आई, अफ्रीकन प्लेट उत्तर में गई, तो इनकी विषुवत रेखा की ओर जब गति हुई दोनों की, उनकी दोनों जो हमारे पेंजिया और पेंथालासा के भाग है, इनकी विषुवत रेखा की ओर गति होने के कारण जो मध्य में जो भूसन्नति थी, क्या थी भूसन्नति, जो हमारे टेथीज ओशन था इसका क्या हुआ, क्लोजर हुआ, ये बंद हुआ, और इसके बीच में जो अवसाद थे वो इकट्ठे होकर फोल्डेड माउंटेन्स बन गए। ये हमारा जैसे हिमालय बना, जैसे एल्पाइन ओरोजनी हुई, ठीक है, और जो हमारे एल्पाइन ओरोजनी के ही जो पार्ट है वो सब हुए, ठीक है। ये तो इन्होंने बताया पर्वत निर्माण ये वाला। दूसरा उन्होंने बताया कि रॉकीज और एंडीज जो पर्वत थे, अब देखिए ये काम की बात है कि रॉकीज और एंडीज पर्वतों के उत्पत्ति को इन्होंने क्या बताया कि देखो पश्चिम की ओर टाइडल फोर्स की वजह से ये भाग पीछे छूटे जा रहे थे, क्या जो हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये पीछे छूटे जा रहा था, और पश्चिम की ओर इनकी जो गति हो रही थी इसके वजह से क्या हुआ कि इन्होंने एक तरफ तो बताया कि सियाल जो है वो सीमा पे तैर रही थी। तो भाई ये तो पूरा क्या है, महासागर है, तो महासागर है तो यहां तो क्या है, सीमा है, और ये पूरा क्या है, हमारी सियाल है। तो इन्होंने बताया कि जब महाद्वीप जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर जब गति कर रहे थे तो यहां पे एक अवरोध उत्पन्न हो गया। क्या अवरोध उत्पन्न हो गया कि हमारी सियाल जो है वो सीमा पे टकरा गई, सियाल सीमा पे टकरा गई, और उस अवरोध के उत्पन्न होने की वजह से हमारे रॉकीज और एंडीज पर्वत बने। कौन से पर्वत बने, रॉकीज और एंडीज जो आज बने हुए हैं। मगर यहां इन्होंने एक ये विरोधाभासी बात कर दी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सियाल सीमा पे निर्बाध रूप से तैर रही है, मतलब कोई तरीका का ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सियाल सीमा से टकरा गई। तो यहां इन्होंने एक ये विरोधाभासी बात की। तो ये इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति को बताया। तीसरा, इसी बेसिस पे इन्होंने तीसरी जो चीज बताई, पर्वतों की उत्पत्ति के बाद जो तीसरी चीज बताई वो इन्होंने बताया कि आइलैंड आर्क कैसे बने, ठीक है। तो ओशियनिक आइलैंड आर्क कैसे बने, मतलब ये बोलेंगे हमको कि समुद्रीय जो द्वीपीय चाप है, समुद्री जो द्वीपीय चाप है वो कैसे बना। द्वीपीय चाप कैसे बना, देखिए हमें ज्यादातर द्वीप कहाँ दिखाई देते हैं आज, ये देखिए आप यहाँ देखेंगे जापान है, ठीक है, फिलीपींस है, ठीक है, इसके अलावा क्यूराइल है, ये कुछ द्वीप जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये द्वीप कैसे बने, हमारे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में, यहाँ जहाँ कैरेबियन सी है, बहामास सी है, यहाँ पे भी एक आइलैंड है जिसे पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं, यहाँ पे भी काफी सारे द्वीप हैं। तो इन्होंने कहा कि आइलैंड आर्क कैसे बना। और जो हमारा आज हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा ये जो हमारा मध्य में क्या बना हुआ है, मिड अटलांटिक रीज, मध्य अटलांटिक कटक बनी हुई है, वो कैसे बनी। तो इन्होंने कहा कि जब नॉर्थ अमेरिका पूर्व पश्चिम की ओर जा रहा था और साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर जा रहा था, तो इसके बीच में जब जो हमारा जो ओशन था, इसका नितल जो था, इसका प्रसार हो रहा था, इसका बेस जो था, इसकी फ्लोर थी वो फैल रही थी। तो इस फैलने के क्रम में क्या था कि मध्य अटलांटिक कटक क्यों बनी, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिज्म हुआ, आइलैंड आर्क बना। तो मिड अटलांटिक कटक इसलिए बनी। दूसरा, इन्होंने मिड अटलांटिक कटक के अलावा जिन्होंने बताया कि भाई हमारा जो अटलांटिक है वो देखिए, आप अटलांटिक को देखेंगे तो ये आपको लगभग एस शेप में दिखेगा। एस शेप में क्यों है अटलांटिक, एस शेप में इसलिए है क्योंकि ये कह रहे थे कि उत्तरी अमेरिका जो है और दक्षिण अमेरिका है, उसकी गति करने की जो स्पीड जो थी, पश्चिम की ओर जाने की स्पीड में डिफरेंस था। उत्तरी अमेरिका जो है वो ज्यादा तेजी से गया, दक्षिण अमेरिका थोड़ा धीरे गति से गया, इसलिए हमारा जो ये है अटलांटिक महासागर वो एस शेप में बना। दो बातें। तीसरी, आइलैंड आर्क क्यों बना, इन्होंने कहा कि जब ये हमारी पृथ्वी
जब हमारी पृथ्वी की जो गति है वो हो रही थी कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर, और हमारे ये जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो है हमारे, ये पश्चिम की ओर गति कर रहे थे। तो इन पश्चिम की गति करने के क्रम में ही क्या हुआ, इनके साथ साथ थोड़ी बहुत गति जो है वो इनकी भी हो रही होगी पश्चिम की ओर, ठीक है। तो क्या कि यही जो हमारे आइलैंड आर्क हैं वो इसी का परिणाम है कि इनकी जब पश्चिम की ओर गति हुई सारे महाद्वीपों की, तो इनके सबसे ज्यादा तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, पर इनमें भी थोड़ी बहुत हुई। तो इससे क्या हुआ कि पश्चिम की ओर जो ये हमारा जो स्थल भाग था, इसका कुछ भाग टूट के यहीं रह गया। कौन सा, जिससे क्या बने, जापान, ठीक है, क्यूराइल, फिलीपींस, ऐसे आइलैंड बने। और जो पश्चिमी द्वीप समूह बने वो क्यों बने, क्योंकि जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जब पश्चिम की ओर गति हो रही थी, तो इनका कुछ भाग टूट करके किसमें रह गया, अटलांटिक महासागर में रह गया, और उससे पश्चिमी द्वीप समूह बने। इसी वजह से हमें आइलैंड आर्क मिले। ये किसने बताया, हमारे अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय की थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने इस थ्योरी को किस तरीके से यूटिलाइज किया, कौन कौन से बल थे, और उन बल के आधार पे इन्होंने महाद्वीप जो थे उनकी गति को किस प्रकार से बताया। तो कंटिनेंटल जो ड्रिफ्ट थी वो इन्होंने इस तरीके से समझाई। अब देखिए, जब हम कंटिनेंट की ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं तो इस कंटिनेंट ड्रिफ्ट के साथ साथ हमें इसके लिए कुछ साक्ष्य भी पढ़ने होंगे कि इस महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या साक्ष्य दिए गए, ऐसी क्या बातें थी, क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन थी, और आज हमें क्या क्या ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सही मान लें। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम मान तो लें, मगर क्यों सही मान लें, ऐसा क्या क्या हमें दिखाई देता है। तो इस सिद्धांत की जो समीक्षा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, नहीं तो ये हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो सेकेंड पार्ट है कि इसके एविडेंस क्या क्या थे जिसके बेसिस पे हम माने कि महाद्वीप जो है वो हमारे ड्रिफ्ट कर रहे थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखिए और अच्छे से समझिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में क्या साक्ष्य दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट आगे बढ़ाते हुए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बाय अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो सबसे और ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। मैं आपको एक समग्र व्यू दे रहा हूँ, ये आपके मेंस के लिए भी जरूरी है, ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए भी जरूरी है, और आपके प्री में भी इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक कंप्लीट नॉलेज में दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला वीडियो आने वाला है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और कोई कमेंट आपको करना है, कोई भी आपको बात पूछनी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।